नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट के सदस्य, जेपीसी की मीटिंग और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब ऐसे गुत्थियां उलझी हुई है कि जैसे प्रियंका वाड्रा की एंट्री होती है पार्लियामेंट में तो उसमें भी एक के बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा होता है, चाहे फिलिस्तीन का बैग हो या फिर उसके बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर हिंदुओं के साथ क्रिश्चियन ईसाई शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखना हो या फिर ड्रामा करना हो पार्लियामेंट परिसर में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना हो। हर जगह प्रियंका वाड्रा भी वैसे ही करते दिखे जैसे राहुल गांधी कर रहे थे। और इस बीच पहली बार प्रियंका वाड्रा की एंट्री हुई एक जेपीसी मीटिंग में, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग, जहां पर पार्लियामेंट की तरह हो हल्ला नहीं होता बल्कि मुद्दों पर चर्चा की जाती है, अपने अपने सवाल रखे जाते हैं और फिर तार्किक जानकारी दी जाती है, तार्किक पहलुओं पर चर्चा की जाती है। वहां प्रिविलेज्ड यह है कि जेपीसी की मीटिंग यानी स्टैंडिंग कमेटी की कोई मीटिंग हो या जेपीसी की मीटिंग, उसकी बातें बाहर लीक नहीं कर सकते। भले ही ये लोग बाहर आकर उलूल जुलूल तर्क देकर मीडिया में खबरें कुछ लीक करते हैं, लेकिन उसके अंदर की खबरें सामान्य तरीके से कुछ बातें बाहर बताई जा सकती है, ब्रीफ किया जा सकता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, इस मीटिंग में मेन मुद्दा क्या था, लेकिन सारी खबरें लीक नहीं होती। फिर भी जब प्रियंका वाड्रा वहां पर गई हुई है तो खबरें तो लीक होनी ही थी, क्योंकि इन्होंने जो किया उसके बाद जो लोग कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के बाहर के वो कांग्रेसी सिंपैथाइजर, जो वामपंथी पत्रकार, इतिहासकार, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, जिन्होंने राहुल गांधी की घटती लोकप्रियता, जिन्होंने राहुल गांधी पर उठते सवाल के बीच गांधी नेहरू परिवार से एक दूसरा नेता खड़ा करने की कोशिश की और कहा राहुल गांधी तो अभी सीख रहे हैं लेकिन प्रियंका वाड्रा सीखी सिखाई है। प्रियंका वाड्रा बड़े इंटेलेक्चुअल है, चालाक है, समझदार है, वो मंच संचालन अच्छा करती है, भाषण अच्छा देती है, वो तर्क अच्छा देती है, मोदी सरकार को बेहतर तरीके से घेरती है। उनकी भी औकात पता चल गई। पहली बार जेपीसी की मीटिंग में शामिल होने प्रियंका वाड्रा गई थी, बगल में मनीष तिवारी भी गए थे, वह भी बैठे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के दोनों नेता इस जेपीसी के पार्ट हैं, हिस्सा हैं। जिस तरीके से 39 सदस्य इसमें निर्धारित किए गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर बने जेपीसी में, उसमें कांग्रेस के ये नेता भी शामिल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसलिए अनुराग ठाकुर और वासुदेव स्वराज जैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है कि प्रियंका वाड्रा वहां नौटंकी करेगी और अनुराग ठाकुर उसका जवाब देने के लिए तत्काल तैयार रहेंगे। जेपीसी की पहली मीटिंग हुई और उसमें इन लोगों को सारे मुद्दे बता दिए गए। सबसे पहले 18,000 पेज के रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पैनल ने तैयार किए थे, जो इतने दिनों तक हर स्टेक होल्डर से मिलकर ये तैयार किए जा रहे थे कि संभावना किस बात की होनी चाहिए, आगे कब तक संभावित है कि हम एक साथ सारे राज्य के और विधानसभा के साथ लोकसभा के सबके इलेक्शन करवा सके, ताकि देश का संसाधन भी बचे, ताकि नेताओं को यह मौका भी मिले कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में न रहें, चुनाव की तैयारियों में न व्यस्त रहें, बल्कि एक बार चुनावी मोड में आ गए और फिर अगले 4.5 साल तक, कम से कम 4.5 साल तक वो काम की चर्चा करें, चुनाव की चर्चा न करें, ऐसी अवधारणा भी व्यक्त की गई थी। तो सारे स्टेक होल्डर, जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, चुनाव आयोग की टीम है, अलग अलग जगहों पर जाकर ये तैयार की गई कि कैसे इसका क्या क्या फायदा हो सकता है और इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे इस पूरी प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे क्या क्या संशोधन करने पड़ेंगे। लेकिन
ये जो 18,000 पेज की रिपोर्ट है उससे प्रियंका वाड्रा को कोई मतलब नहीं है, पढ़ना नहीं है और अपनी टीम को यह भी नहीं कहना है कि पढ़ लिख कर बताओ कि इसमें क्या हुआ था, तो फिर ऐसे मीटिंग में बेइज्जत तो होगी ही। जैसे कल्याण बनर्जी बिना पढ़े लिखे कुछ किए चले जाते हैं जेपीसी की मीटिंग में और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी उनकी फजीहत हो गई थी, यहां तक कि पिटाई भी हो गई थी। उसी तरीके से प्रियंका वाड्रा ऐसे ही चली जाती हैं और उनके दिमाग में दो ही शब्द रहता कि राहुल गांधी ने कहा है कि देखो जहां भी जाओ संविधान का मुद्दा जरूर उठाओ, संविधान की बात जरूर करो कि संविधान खतरे में है, तो इससे भी संविधान खतरे में है ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया कि देखिए ये फेडरल सिस्टम के खिलाफ है, सारे राज्यों का और फिर केंद्र के चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ चला जाएगा, संविधान की हत्या मानी जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट के चुनाव अपने समय पर होंगे और राज्यों के चुनाव के साथ केंद्र का चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन इसके लिए एक व्यवस्था करने के लिए जो संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगी, यानी कि उसकी हत्या होगी। ये लाइन राहुल गांधी की थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने बोल दिया। तो जब प्रियंका वाड्रा ऐसी बात बोलेंगी तो जवाब भी मिलेगा, मुस्कुरा के जवाब मिलेगा और प्रियंका वाड्रा शर्म से लाल हो जाएंगी। ऐसी ही स्थिति हुई जेपीसी मीटिंग के दौरान जब अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने वही बात कही जो कि इन लोगों को लग रहा था कि कहा जा सकता है कि 1967 तक जब आपके ही परिवार के पीएम हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू के समय 1951-52 में चुनाव हुए थे पहले, और उसके बाद से जो 1967 तक जो चुनाव एक साथ होते रहे, तो उसमें क्या बैलेट पेपर में हेरफेर हो गया था? क्या उस समय संविधान खतरे में चला गया था? क्या उस समय स्थितियां ऐसी हो गई थी कि केंद्र में और राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो छोटी पार्टियां थी, उसने सवाल उठा दिया था कि नहीं नहीं हमारे राज्य का चुनाव अलग से होना चाहिए? ऐसी स्थिति तो नहीं थी। जब 67 तक संविधान खतरे में नहीं हुआ तो उसके बाद क्यों खतरे में होगा? ये तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही थी, कांग्रेस ये चाहती थी और कांग्रेस के ही उन पापों का नतीजा है जो अलग अलग राज्यों में आपने कांग्रेस के सरकार जब केंद्र में थी तो बर्खास्त कर दिया अलग अलग राज्यों में। यहां तक उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बर्खास्त की थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आपने सरकार ही बर्खास्त कर दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था फिर भी सरकार बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उस पार्टी की सरकार ही नहीं होनी चाहिए जिस पार्टी की भूमिका बताई जा रही है। जो स्थिति इन लोगों की रही है वो तो कहा ही जाएगा कि जो हंगामा चल रहा है उसमें आपकी भूमिका थी। केरल में आपके पार्टी ने सरकार भंग करवाया था, बर्खास्त कर दिया। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं, गैर कांग्रेसी सरकार हो, वहां से सरकार ही बर्खास्त कर देते थे। और आप संविधान की बात कर रहे हो, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखो, सबसे ज्यादा पाप आप ही के समय में हुआ, आपके परिवार के ही प्रधानमंत्री बनते हुए यह हुआ। और इसलिए ऐसे तर्क, इलॉजिकल बातें यहां जेपीसी के अंदर मत कीजिए, क्योंकि इसका कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। यहां उन माननीय सांसदों को वो बातें करनी चाहिए जो लॉजिकल है। प्रियंका वाड्रा के मुंह चुप हो गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और एक और सवाल उन्होंने उठाया, और वो भी देखिए इतनी इलॉजिकल सवाल जिसमें कहा जा सकता है कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कांग्रेस में राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका वाड्रा को बता रहे हैं। ये दोनों भाई बहन एक ही कैटेगरी के हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर जो इन लोगों को संबोधन मिलता है वो गलत नहीं है, क्योंकि विचारधारा भी एक ही, क्रिश्चियनिटी मानसिकता भी एक ही, तरीके भी एक ही, क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ये पार्टी साटी करने के बाद जो समय मिलता है वो राजनीति में इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी विचारधारा वही, राजनीतिक तरीके वही, और उन्होंने यही सवाल पूछा कि अब ये बताइए कि आगे जब एक साथ चुनाव होगा तो उस समय
कितने अतिरिक्त ईवीएम की जरूरत पड़ेगी और कितना, जो इतना ईवीएम की जरूरत पड़ेगी तो इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा, कितना ज्यादा दबाव बन जाएगा। ये बातें सुनने के बाद उनको कहा गया, ये 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, 18,000 पन्नों की, और भरा हुआ बैग है आपके पास। कभी ये पढ़ लिया कीजिए, देख लिया कीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि एक साथ चुनाव कराएंगे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। यह मुद्दा आप लोगों ने देश के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के फायदे घाटे के अनुसार बनाया है, और इसलिए आप इसके उलट जवाब दे रहे हैं, उलट तर्क ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर देखा जाए तो एक साथ चुनाव होने से हजारों हजार करोड़ बचेंगे, यह चुनाव आयोग का डाटा बताता है। और उसने बताया है कितनी ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, कितने अतिरिक्त ईवीएम चाहिए और उसके लिए कितना समय है। क्योंकि 2029 के बाद की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, और तब तक एक एक करके प्रक्रिया चलेगी और बीच में सरकारें गिरेगी तो उसके लिए भी यह व्यवस्था है कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोई भी लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। सरकार गिरे उससे पहले यह तय करना जरूरी होगा कि सरकार बनेगी, बीच में चुनाव नहीं होगा। तो ये स्थितियां जो आप ईवीएम और कॉस्ट की बात कर रही हैं, वो सारा कैलकुलेट करके आपके बैग में पड़ा हुआ है, उसको देख लें और फिर अगली मीटिंग में आप लोग तैयार होकर आए, तैयारी करके आए कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ आपके पास कौन से तर्क है और क्यों इसका विरोध करना आपके लिए जरूरी हो रहा है, देश के लिए या फिर अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए, राजनीतिक एजेंडे के लिए। इसके बाद ये जो हंसी मजाक का दौर चला जेपीसी में, उसमें प्रियंका वाड्रा को जो मिर्ची लगी है, उसके बाद अगली मीटिंग में या तो मुंह खोलेंगी तो सोच समझकर, या फिर मुंह ही नहीं खोलेंगी, मनीष तिवारी जैसे नेताओं को मौका दे देंगी कि आप ही अब कांग्रेस की जिम्मा संभालिए, जेपीसी में बोलिए, जेपीसी में सवाल उठाइए, जो स्थितियां अभी दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।